हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। हिंदी के लिए एक प्यारी सी क्लास होने वाली है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है संविधान में हिंदी और हिंदी भाषा, हिंदी की लिपि। ये तीन टॉपिक आज करने वाले हैं। ट्रिक से हिंदी करेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की ट्रिक बनती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक से हिंदी करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी भारत की क्या है? तो बहुत से दोस्त सोचते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से दोस्त सोचते हैं कि हिंदी भारत की मातृभाषा है, यह भी नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है। फ़र्क क्या है दोस्तों, बता देता हूँ। जो मातृभाषा है वह किसी स्पेसिफाई एरिया की हो सकती है, जिस प्रकार हरियाणा या यूपी कह लीजिए, इन राज्यों की यह मातृभाषा है। मातृभाषा होती है पहली लैंग्वेज या माँ की भाषा, इसको हम कह सकते हैं। पंजाबी की मातृभाषा जो पंजाब है, तो पंजाबी उस राज्य की मातृभाषा है, उसकी हिंदी नहीं होगी। या हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल है, ना कि हिंदी। तो मातृभाषा वाला कंसेप्ट आप समझ गए हैं। अब राष्ट्रभाषा का कंसेप्ट क्या है? राष्ट्रभाषा तब होती है जब वह पूरे देश में बोली जाती है। अब देखो, हिंदी जो भाषा है वह हमारे उत्तरीय क्षेत्र में तो बोली जाती है, या फिर मध्य में कह लीजिए, लेकिन दक्षिण में हिंदी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, और ऊपर वाले भाग में भी दूसरी भाषाएं शामिल हैं। तो राष्ट्रभाषा में नहीं है। अब राजभाषा की हमने बात की है, तो राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है, क्योंकि जो राजकीय कार्य है या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क है, उसके लिए हिंदी भाषा को रखा गया है कि जो राजकीय कार्य होगा भारत देश का, वह हिंदी में होगा। इसीलिए हिंदी को राजभाषा कहते हैं। अब आगे से आपको ध्यान रखना है कि ऐसी बातें हर बार पूछते हैं। एक क्वेश्चन के साथ में जो 4 स्टेटमेंट में 4 बातें दी जाएंगी, तो उनमें से एक ऐसी बात हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। संविधान के अनुसार हिंदी की स्थिति क्या है? यानी कि हम बात तो कर रहे हैं कि हिंदी राजभाषा है, मातृभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। किस बेस पे हम बोल रहे हैं? जो हमारे भारत की सबसे प्रमुख किताब है, यानी कि हमारा संविधान है, जो जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून और सभी बातें लिखी हुई हैं कि इनके बेस पर ही देश चलेगा। तो जो वो है संविधान है, तो उसमें क्या कंडीशन है? संविधान में टोटल 22 भाग हैं। उनमें 17वें भाग में हिंदी के बारे में वर्णन है, और टोटल 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से अनुच्छेद 343 से 351 तक जो ये 9 अनुच्छेद हैं, इनमें हिंदी का वर्णन है। और जो 12 अनुसूचियाँ कुल हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची में हिंदी को रखा गया है। कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखिए, छोटी सी ट्रिक करेंगे। जो ये बुक है हमारी, इसमें टोटल 22 लेसन हैं, यानी कि 22 भाग हैं। तो 17वां लेसन हिंदी का है, ठीक है। और 395 टोटल सब टॉपिक हैं। उसमें से 343 से 351 जो 9 टॉपिक हैं वो हिंदी के बारे में हैं। और अनुसूचियाँ कुल 12 हैं। 12 में से 8वीं अनुसूची हिंदी की है। और जो अनुच्छेद 343 है, 343, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, और जो राजकीय कार्य के लिए अंकों का ये वाला अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाएगा। ये 3 बातें कह रखी हैं। और इंग्लिश के बारे में क्या स्थिति है सर, वो भी जान लो। 343 अनुच्छेद का भाग नंबर 2, उसमें कहा गया है कि इसे एज ए एसोसिएट लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। साथ साथ में जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं है, तो वहाँ पर हम साथ साथ में इस लैंग्वेज का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, राजकीय कार्य के लिए ये सब होगा। इसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1967 में, ठीक है, सिंधी भाषा। उसके बाद 3 भाषाएं एक साथ में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में। हाँ, और ये 71वां संविधान संशोधन था। उसके बाद 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। 2003 में जोड़ी थी क्या? जी हाँ, ये 92वां संविधान संशोधन था। तो इस प्रकार से टोटल 22 भाषाएं करी गई हैं। अगर आप कहें तो मैं एक बार आपको 22 भाषाओं के नाम याद करा दूं, जस्ट 1 मिनट में ही आपको हो जाएगा। देखिए, शुरुआत करेंगे हिंदी से। पहली हमारी हिंदी,
दूसरी हमारे साथ पंजाबी, तीसरी गुजराती और चौथी मराठी। 4 भाषाएं हमारे आसपास की ये हो जाती। इसके बाद हम चलते हैं साउथ में। पहली तमिल, दूसरी तेलुगु, तीसरी कन्नड़ और चौथी कौन सी हो गई? मलयालम, क्योंकि केरल की भाषा मलयालम है। 8 भाषाएं हमारी हो गई। अब चलते हैं ऊपर वाले भाग में। 9वीं उर्दू, हाँ उर्दू भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है एक, उर्दू हो गई। 10वीं कश्मीरी, 11वीं हो गई हमारी सिंधी और 12वीं हो गई हमारी संस्कृत। ये 4 भाषाएं हमने यहाँ से ऐड कर ली। इसके बाद हम चलते हैं ईस्ट में। ईस्ट में 13वीं असमिया, असम जो हमारा स्टेट है उसकी 13वीं असमिया, 14वीं नेपाली, 15वीं हो गई हमारी कौन सी हो गई भाई? 15वीं मणिपुरी, और 16वीं कौन सी हो गई हमारी? बांग्लादेश की, सॉरी पश्चिम बंगाल की जो बांग्ला भाषा है, 16 हो गई है ना। इसके बाद 17वीं हमारी जो पश्चिम बंगाल के साथ लगता है हमारा उड़ीसा, इसके नीचे है जो, तो उसकी हो गई उड़िया 17वीं, और जो हमारा गोवा है उसकी हो गई कोंकणी 18। इसके बाद जो 4 बच गए वो आपको एक साथ याद हो जाएंगी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार से 19, 20, 21 और 22, इस प्रकार से आप इसको क्रम में भी याद कर सकते हैं। ये 22 भाषाएं हमारी, इसमें इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश हमारी 22 भाषाओं में नहीं है, लेकिन उर्दू है, और नेपाल की जो भाषा है नेपाली वह भी हमारी 22 भाषाओं में है, इंग्लिश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई हैं। 8वीं अनुसूची में ये ऐड है सिर्फ, और कोई कंसेप्ट नहीं है 8वीं अनुसूची का। यह 7वीं भी हो सकती थी, 6वीं भी हो सकती थी, लेकिन यह 8वीं ही है, तो 8वीं ही रहेगी। यह उसमें फिक्स है, इसको कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते कि यह 7वीं में पहुंच गई, 6वीं में पहुंच गई, यह 8वीं में ही रहेगी। जिस प्रकार एक पीछे मीम नहीं बना था कि बिहार वाला, कि एक रिपोर्टर पूछ रहा था कि सर जो आपकी ये भाषा है भोजपुरी, उसको 8वीं अनुसूची में जुड़वाने की बात हो रही है, तो वो कह रहे थे कि 8वीं में का है, पहले में जुड़वा दें। हाँ हाँ, और अब भोजपुरी मतलब कोई भाषा नहीं है, यह एक बोली है, उसको भाषा बनाने की बात हो रही थी। जिस प्रकार हमारी हरियाणवी एक बोली है, यह भाषा नहीं है, लेकिन पंजाबी एक भाषा है। भाषा की एक प्रॉपर लिपि भी तो होती है ना, कि इसको लिख सकते हैं। हरियाणवी सिर्फ बोलने में है, लिखने में नहीं है। ऐसी ही कई भाषाएं हैं, राजस्थानी भी ऐसी ही है। इसके बाद हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? तो ये गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। कैसे? इन्होंने कहा था कि हिंदी सभी के अंग अंग में बसी हुई है, इसलिए अयंगर ने यह प्रस्ताव दिया था। हिंदी के विकास का क्रम बताएं। जो हिंदी का अभी हम हिंदी भाषा का यूज कर रहे हैं, हमारी राजभाषा है, क्या यह शुरुआत से ही ऐसी थी? नहीं, शुरुआत से नहीं थी। भारत की सबसे पहली भाषा संस्कृत को माना जाता है कि संस्कृत थी। तो संस्कृत भाषा ने एक भाषा पाली जिसका नाम रखा प्राकृत, क्योंकि यह प्राकृत ने दी थी। ठीक है, उसके बाद उसको भ्रम हो गया, कि इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, तो उसने कहा कि अबे हट, हम हिंदी को लाएंगे। संस्कृत ने एक भाषा पाली जिसका नाम रखा प्राकृत, और उसको अब भ्रम हो गया जिसने कहा कि अबे हट, हम तो हिंदी को ही लाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्रम है। कई जगह पर अवहट गायब मिलता है, क्योंकि अवहट अपभ्रंश का ही बाद का रूप है। कई जगह सिर्फ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी मिल जाएगा, लेकिन अवहट भी आता है क्योंकि इसका मेन रोल यहाँ पर है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसको लिखने की एक लिपि है, जहाँ पर उसकी व्याकरण वगैरह सब दी हुई होती है प्रॉपर, की कैसे लिखते हैं। तो उस लिपि का नाम है देवनागरी, है ना। और इस देवनागरी लिपि में सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं है। ये मान लीजिए कि हिंदी भाषा एक सॉन्ग है, लेकिन यह सॉन्ग तो किसी एल्बम का है ना, और उस एल्बम में और भी कई सारे सॉन्ग हैं, यानी कि और भी कई सारी भाषाएं हैं। इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। तो जो यह एल्बम थी, यानी कि जो देवनागरी लिपि है, उसके बारे में बात करें तो देखो, जो हमारी देवनागरी लिपि है उसकी एक आगे भाषा है हिंदी। इसी प्रकार इसकी कई सारी भाषाएं हैं, और जो इस कंसेप्ट को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे इसके। अभी हम देख लेते हैं कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, रोम से आप इसको याद रख सकते हैं, रोम, ठीक है। पंजाबी की है गुरुमुखी लिपि, ये तो आपको पता ही होगा, सबको कई बार रिपीट हो जाता है ये। उर्दू की फारसी लिपि है, जी हाँ, जो उर्दू भाषा है, जो राइट साइड से लेफ़्ट की ओर लिखते हैं हम लोग, है ना। आपने देखा भी होगा उर्दू कुछ इस प्रकार से लिखी हुई मिलती है, तो इसकी फारसी लिपि है।
और नेपाली, जो नेपाली भाषा है, जो हमारी 22 भाषाओं में भी एक है, वह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। यानी कि आपको एक बात तो कन्फर्म हो गई कि हिंदी की और नेपाली की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। इसके बाद जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन नाम क्या था? उसका प्राचीन नाम नागरी था। इसके बारे में कई सारी बातें हैं कि गुजरात से यह नाम शुरू हुआ था, जो नागर थे वहाँ से शुरू हुआ था, कई सारी बातें हैं। क्या देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है? तो जी हाँ, यह वैज्ञानिक लिपि ही है, क्योंकि इसको लिखने का प्रॉपर एक क्रम है, जिस प्रकार हम हिंदी भाषा में देखते हैं क ख ग घ अंग। तो इस प्रकार जो इसके वर्ण है वो प्रॉपर डिफाइन कर रखे हैं उच्चारण स्थान के साथ में, कि कंठ से कौन से निकलेंगे, तालु से कौन से, है ना, और इस प्रकार नासिक्य वर्ण कौन कौन से हैं, इनको प्रॉपर फीड कर रखा है। इसी कारण से यह वैज्ञानिक लिपि कही जाती है। और देवनागरी लिपि किस प्रकार चलती है? यह बाएं से दाएं ओर चलती है। आप लोग लेफ़्ट टू राइट इसको लिखते हैं, लेकिन उर्दू राइट से लेफ़्ट लिखते हैं, आपको यह पता होगा। हमने हिंदी के बारे में जान लिया, उसका विकास क्रम क्या था। ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि देवनागरी लिपि है जो, उसका विकास क्रम बताएं। इसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाषा तो बनी है लिपि से, है ना, और लिपि तो भाई फिर ब्रह्मा जी ने ही बनाई होगी, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग उन्हीं से होती है दुनिया की। ब्रह्मा जी के पास थे, कौन थे वो, चंद्रगुप्त थे या कौन थे वो, या हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के पास उनके एक प्रमुख विश्वसनीय या उनके गुप्त थे। गुप्त कौन होते हैं? जो मतलब उनके पास गुप्त सूचना लेके आते हैं, है ना। तो इसी प्रकार एक सीआईडी टाइप में मान लीजिए। लेकिन जो वे होते हैं वो काफ़ी कुटिल होते हैं, चाणक्य की तरह, यानी कौटिल्य की तरह वो काफ़ी चतुर होते हैं। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, एक लिपि बनाई जाए। तो स्टार्टिंग में लिपि बनाई गई नागरी लिपि, और उसका बाद में आते आते नाम हो गया देवनागरी लिपि। तो ब्रह्मा जी के पास एक गुप्त थे, गुप्त सूचना लेके आते थे, और वो काफ़ी कुटिल थे, यानी कि कौटिल्य कह लीजिए, फिर नागरी, फिर देवनागरी। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे दे देगा बदल के, स्टार्टिंग में दे देगा ब्राह्मी, उसके बाद दे देगा कुटिल, फिर देगा गुप्त। तो आपको फटाक से पकड़ लेना है, अरे भाई पागल समझा है क्या, पहले तो गुप्त आए थे, उसके बाद आया था कुटिल। तो इस प्रकार से चलिए, इसके बाद संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब माना? कब माना भाई? 14 सितंबर 1949 को। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? क्या 26 नवंबर 1949 को हुआ था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे कुछ समय पहले ही माना होगा, क्योंकि इस टाइम पे तो रेडी हो गया था, और इसके 26 जनवरी 1950 को तो यह लागू हो ही गया था। यानी कि क्या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद? 2 महीने बाद, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस भी इसी दिन मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन राजभाषा को अपना लिया गया था, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को क्या होता है? बाल दिवस होता है। उससे ठीक 2 महीने पहले होता है हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? अब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदी अब एक देश की भाषा नहीं है, बहुत सारे देशों में यह पहुंच चुकी है, यानी कि पूरे विश्व में पहुंच चुकी है। तो इसको विश्व हिंदी सम्मेलन भी अब करने की आवश्यकता पड़ गई। तो विश्व हिंदी दिवस का क्या कंसेप्ट था? हुआ ये था कि 10 जनवरी को 1975 में भारत के नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसमें हिंदी के जो महान, यूँ कहें कि विद्वान लोग थे, वो शामिल किए गए थे। तो उसी तिथि को, यानी कि 10 जनवरी को 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा कर दी। तब से कंटिन्यू नहीं हुआ था यह, लेकिन इस दिन को खास दिन के रूप में देखा गया कि 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हमने किया था, तो क्यों ना उसी तिथि से, यानी कि 10 जनवरी को ही मान लिया जाए विश्व हिंदी दिवस। कब से? 2006 से। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद हिंदी वर्तमान में किस रूप में है? जो हिंदी का वर्तमान रूप है वह खड़ी बोली से उभरा हुआ रूप है। और खड़ी बोली कहाँ पर है? जो यूपी का मेरठ है, और जो हरियाणा का इससे लगता हुआ हिस्सा है, हरियाणा और यूपी में खड़ी बोली भी बोली जाती है। तो जो हिंदी है, वर्तमान हिंदी, वह खड़ी बोली का रूप है। और हिंदी किस भाषा परिवार से आती है? हमने अभी जाना था कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि में हिंदी के साथ साथ नेपाली भी है और कई सारी भाषाएं हैं। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार से आती है। भाई, भाषाओं के भी परिवार होते हैं, तो हिंदी का जो भाषा परिवार है उसका नाम दे रखा है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय में भा से भारत, और जो लास्ट के
भारोपीय में भारत से यानी कि भार से भारत और पी है यानी कि यूरोपीय, तो दो शब्द मिलाकर यह बनाया गया है भारत और यूरोप से, यूरोपीय से। तो यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं और भारत तो हो ही गया जहाँ पर ये भाषा परिवार काम करता है। इस भाषा परिवार में कई सारी भाषाएं हैं और भारत में 73% लोग इस भाषा परिवार में आते हैं। हमने अभी क्या जाना कि भारत में 73% लोग इस भाषा परिवार में आते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि भारत में 73% लोग हिंदी बोलते हैं, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस भाषा परिवार की भाषाएं हैं उसमें हिंदी भी है और उसमें कई सारी भाषाएं और हैं। जो ये परिवार है भारोपीय परिवार, इसकी भाषाएं 73% लोग बोलते हैं। इसमें कई सारी भाषाएं हैं जिसमें हिंदी भी है, अन्य भारोपीय भाषाएं पंजाबी भी है, बांग्ला भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, जर्मन भी है, ग्रीक भी है। ये सारी भाषाएं हो गई। अब किसी दोस्त को अगर डाउट हो गया हो कि सर आपने बोला था कि इंग्लिश तो हमारी भाषा है ही नहीं और आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हम अपनी 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में है, हमारी किताब में है, उसकी डिस्कस कर रहे थे। हम इंग्लिश को क्यों लगाएंगे यार? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें इतना परेशान किया था, तो हम बोले चलो चलो अपनी इंग्लिश साथ में लेके जाओ, हमारे पास मत रखो, ठीक है। तो हमने इसी कारण यह हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, है ना। इसको सिर्फ ये परिवार अपने अंदर रखता है, जो भारोपीय परिवार है, क्योंकि यूरोप में भी तो कई सारी भाषाएं हैं जो इस परिवार की भाषा हैं, है ना। और बात करें पंजाबी की, अगर किसी को डाउट हुआ हो कि सर आपने पंजाबी का तो कहा था गुरुमुखी लिपि है, हाँ लिपि गुरुमुखी है पंजाबी की, हिंदी की देवनागरी है, लेकिन परिवार इनका एक ही है। यार क्या आपने कभी ऐसे हिंदी पढ़ी थी? नहीं पढ़ी होगी, है ना। कमाल की है हिंदी लैंग्वेज भी। इनकी लिपियाँ एक ही हों यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे चैनल पे पढ़ेंगे आपको तो आपको ऐसे ही डिटेल से यार चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने खुद हिंदी मास्टर्स की है, तो मैंने काफ़ी इसको विस्तार से पढ़ा है और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने में। चलिए, दक्षिण भारत में कौन सा भाषा परिवार है? द्रविड़ भाषा परिवार है और भारत में 23% लोग इस भाषा परिवार की भाषाएँ बोलते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु इत्यादि भाषाएं इस परिवार में आती हैं। ऊपर वाला हिस्सा हो गया भारोपीय में और दक्षिण वाला हो गया इस परिवार में। चलिए आगे तो व्याकरण का कंसेप्ट आ गया, ये आज का हमारा विषय नहीं है। हम पूरी हिंदी को, एक एक सब्जेक्ट को, या यूँ कहें कि एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे छोटी छोटी वीडियो में। इस प्रकार हमने आज की है। इतने सारे टॉपिक हमारे पास हैं, जो आज हमने 3 टॉपिक कर लिए पहले, उसके बाद कई सारे टॉपिक रहते हैं। ऐसी ही क्लासेस आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें कि क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी हर रोज़ रात को। जी हाँ, हर रोज़ रात को 9 बजे एक क्विज होती है हमारी टेलीग्राम पे, जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्विज कहाँ मिलेगी आपको? द टीचर्स 02 इस नाम से टेलीग्राम है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लें। काफ़ी अच्छी अच्छी तैयारी बच्चे वहाँ पर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।